नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अब ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की है, लेकिन उसको लेकर अभी सुगबुगाहट खत्म नहीं हुई है। बीरेंद्र सिंह ये वाला कदम कब उठाएंगे, उसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। दूसरी ओर अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। ब्रजेंद्र सिंह के जाने के बाद क्या बीजेपी को बड़ा झटका लगा है? क्या चुनाव में बीजेपी पर इसका असर पड़ेगा? और कांग्रेस के नेता दावा ये कर रहे हैं कि अभी और भी बहुत सारे नेता हैं वो पार्टी छोड़ेंगे। इन सब के मायने क्या हैं उसे समझेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ भूपेंद्र सिंह गहलावत भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, अनुराधा शर्मा आम आदमी पार्टी से, इसके अलावा हमारे पास कांग्रेस से केवल ढींगरा जुड़ेंगे और रजवंत अहिनवाल इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। गहलावत साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। एक तो अब कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये तो दरवाजा खुला है, ये तो पहली एंट्री है, अभी बहुत सारे हरियाणा में बीजेपी के नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं इसका असर कितना है भाई? सब पहले तो मैं सभी को राम राम करता हूँ जी। और फिर मैं अपने बात पे आपको सवाल किया। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह का कांग्रेस में क्या हाल हो गया। 2009 में एमएलए का चुनाव भी हार गए थे और उनको किस तरह से केंद्र में मंत्री बनाने के लिए बुलाया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से किस तरह से उनको वापस लौटाने का काम किया। जब हमारी पार्टी में आए तो हमने उनको लोकसभा में भेजने का काम किया और सेंटर में मंत्री बनाने का काम किया। हमने अपनी पार्टी की परंपरा को तोड़ते हुए फिर उनके बेटे को लोकसभा में भेजा और उनकी धर्म पत्नी को विधायक बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। और मुझे नहीं समझ आ रही कि चौधरी वीरेंद्र सिंह भी एडवोकेट है, बहुत पढ़े लिखे हैं और उनका बेटा भी आईएएस उससे रिटायर लेके और राजनीति में आया है। एक जो अनपढ़ आदमी भी होता है वो भी डूबते हुए जहाज में कभी नहीं बैठता और डूबते हुए जहाज में से छलांग लगाने का काम करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना कुछ देने के बाद भी वो किस तरह से डूबते हुए जहाज में चढ़ने का उन्होंने काम किया है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें किसी एक आदमी की नहीं चलती। यहाँ ये तो नुकसान हो रहा है आपको भाई, वो बांगर की बेल्ट के बड़े नेता माने जाते हैं, नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा आपको? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आज कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है। अगर किसी की कोई थोड़ी बहुत कोई छवि भी है, जब वो कांग्रेस पार्टी में जाएगा तो उनका क्या हाल 2009 में हुआ था सब लोग जानते हैं। और जब इतना उनको सब कुछ दिया है और उसके बाद भी अगर वो पार्टी में छोड़ के भाग रहे हैं तो ये तो जनता देख रही है। हमारी पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। पार्टी में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये संगठन है, हमारी कोई एक आदमी की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरह सेंटर में माँ बेटे की पार्टी और यहाँ बाप बेटे की पार्टी हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ लोग राजनीति में आते भी हैं और जाते भी हैं। जो आता है उसका स्वागत भी किया जाता है और जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, हमारे को कोई कारण नजर नहीं आ रहा कि वो किस लिए छोड़कर चले गए। इतना मान सम्मान तो हमने आज तक किसी को भी नहीं दिया। उनको इतना बड़े हमने ज्यादा मान सम्मान कर दिया उनका, छोड़ के चले गए। जी, ज्यादा कर दिया ना, तो ओवरफ्लो हो गया मामला। नहीं 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 नहीं, कुछ भी मामला नहीं हुआ और ये तो उनको पछताना पड़ेगा बहुत जल्दी। चलिए ठीक है, 1 महीने के अंदर जब चुनाव हो जाएगा तो वो बहुत ज्यादा पछताएंगे कि कहां से मैं कहां के गिर गया और कहां चला गया। उनको पछताना पड़ेगा, मैं ये पहले से आपको बता रहा हूं। तो कहीं से भी अगर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जमानत नहीं बचेगी, क्योंकि लोग जानते हैं कि जिस पार्टी ने उनको इतना दिया,
जब वो उस पार्टी को धोखा दे सकते हैं तो वो किसी के भी वफादार नहीं हो सकते। केवल ढींगरा जी, मेरा एक सवाल है आपसे। कल की ज्वाइनिंग पे हमने कल भी चर्चा की थी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये बड़ी ज्वाइनिंग है, तो आप मानते हैं? हरियाणा में कांग्रेस में एक बड़े नेता की वापसी हुई है, ये तो आप मानते हैं? जी, मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी ज्वाइनिंग के टाइम जब वो ज्वाइनिंग हो रही थी, हरियाणा कांग्रेस का कोई नेता वहां मौजूद क्यों नहीं था? ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, ना प्रदेश अध्यक्ष उदय भान थे। क्या अभी भी ये कांग्रेस का वही सिलसिला चलने वाला है क्या? नहीं वरुण जी, वो एआईसीसी में उनकी ज्वाइनिंग हुई, जैसे कि आपने बताया कि वो बहुत बड़े नेता हैं, तो वो नेता हैं तो एआईसीसी में उनकी ज्वाइनिंग हुई। तो बाद में ब्रजेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब के पास, हुड्डा साहब के घर पे उनको मिलने आए, तो एक ही बात है ना। तो वहां पे प्रधान जी उदयभान जी भी थे और वो भी उनको मिले, तो एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी? पार्टी उन्होंने इसलिए छोड़ी कि उन्होंने कहा कि इस पार्टी से मैं लगातार असहज महसूस कर रहा था। ये तो आपने सुना ही होगा। और ये भी कहा उन्होंने कि इसमें 3 बातें भी थी जिससे मैंने पार्टी छोड़ी। नंबर 1 ये बात थी, जो किसान आंदोलन हुआ था, कहते मैं उसके पक्ष में नहीं था कि किसानों की इस तरह से बर्बता हो, 750 किसान शहीद हो जाएं और पार्टी जो है वो कुछ ना। आंदोलन तो 2020 में शुरू हुआ था, छोड़ा उन्होंने 2024 में आके। उसी की बात कर रहे थे वो। अब ये तो आप उनसे पूछे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने ये कहा और ये भी कहा कि मैं किसान आंदोलन की बात उन्होंने सबसे पहले मुखर होकर कही। दूसरी योजना कही कि मोदी जी ने एक अग्निवीर योजना चलाई, जिससे बहुत बुरी हालात हुई देश की, कि हमारे जो फौजी हैं उनके साथ गलत सिस्टम अपनाया गया कि 4 साल जेजेपी से गठबंधन मेन बात कही ना उन्होंने। नहीं, आप पहले सुने तो सही, उनकी 3 बातें क्या थी, मेन थी भाई साहब, वो थी मेन ये थी अग्निवीर पहलवान और किसान। नहीं, किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना और उसके बाद खिलाड़ी। खिलाड़ी भी थे। उन्होंने कहा कि रेसलर खिलाड़ी बच्चों के साथ भाजपा की सरकार ने अत्याचार किया, ये भी बात उन्होंने कल कही है। ये तीनों बातें उन्होंने अपने खुद से कही और उन्होंने कहा मैं कल से आगे बढ़ना चाह रहा हूं, मैंने इसलिए कहा ना, कल भी डिबेट हुई थी। मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या और नेता भी आएंगे? वरुण जी देखिए, 37 एक्स-एमएलए करीबन अभी हमारी पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं पिछले 3-4 साल के अंदर, और उसके बाद 10-12 बम्पर ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। चाहे वो पदाधिकारी अलग अलग पार्टियों के रहे हैं, चाहे अलग अलग पार्टियों के मेंबर्स भी रहे हैं और कार्यकर्ता भी रहे हैं। बहुत सारी ज्वाइनिंग कांग्रेस में हो चुकी है। और ये क्लैरिटी में है कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है, ये तो क्लैरिटी है। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि भाजपा के लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? उनको पता है कि हमारे साथ जो है मोदी जी एक तरफा राज कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह और बाकी सभी जो है वो नीचे, उनका कोई ना सुन रहा है, ना उनकी बात मान रहा है, ना उनकी बात कोई समझ रहा है। सिर्फ 2 आदमियों के सिस्टम से सत्ता चल रही है। और वो उन्होंने जितने भी चीफ मिनिस्टर अलग अलग स्टेटों में लगाए हैं, सभी उनके रबड़ स्टैंप है। जैसे उन्होंने जो बोल दिया वो उन्होंने उसके ऊपर अंगूठा लग गया। और हमारे राष्ट्रपति जी भी, हमारे गवर्नर साहब भी, हमारे क्या सारा सिस्टम जो है वो उल्ट पुल्ट हो गया है। तो ये इस बात में लगातार जो है सारा देश बोल रहा है। इंडिपेंडेंट एजेंसियों पे कब्जा हो रखा है। इंडिपेंडेंट एजेंसियों के थ्रू हर घर में जो मोदी जी को अच्छे नहीं लगते, वहां सीबीआई, वहां ईडी, वहां इनकम टैक्स, वहां कौन सी दशा में कौन सी दिशा से आदमी आते हैं। रजवंत के पास चल रहे हैं। रजवंत, देखिए, मेरा सवाल जो ये था कि ये जो कल का फैसला है वो कल तक उस पर खूब चर्चा हो गई है, इससे कांग्रेस कितनी मजबूत हो रही है? एक मेरे सवाल को बड़े प्यार से ढींगरा जी टाल गए। इतनी बड़ी हरियाणा से ज्वाइनिंग और हरियाणा का कोई नेता मुझे वहां नजर नहीं आया, मेरे लिए थोड़ा सा हैरानी भरा था। कांग्रेस का वही स्टाइल रहने वाला है, वर्किंग स्टाइल? देखिए, एक चीज है कि कोई भी नेता अगर किसी भी दल में आता है तो निश्चित तौर पर वो दल मजबूत होता है। हम चाहे उससे कुछ भी अंदाजा लगाएं, लेकिन कोई भी जाने से, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कह रहे कि उसके जाने से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है। मेरा मानना यह है कि व्यक्ति अगर एक सिंगल आता है तो उसका फायदा है, और एक सिंगल व्यक्ति जाता है तो उसका भी बहुत भारी नुकसान है। आज के हालात में यहाँ पर बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, तो अगर उनका कोई भी सांसद अगर छोड़ के जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है। और ऐसे समय में जब वो बार बार लगातार 400 पार की बात कर रहे हैं, और उस समय में उनके मौजूदा सांसद अगर छोड़ के जा रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं है।
और ये ऐसे पहले भी हो चुका है, आपने देखा होगा इनकी फर्स्ट लाइन की जब टिकट बची तो उनके दो नेता ऐसे क्या वो टिकट कटने के डर की वजह से नहीं छोड़ रहे, ये नहीं मान सकते? नहीं, देखिए वरुण जी जब तक अंदाजा लगा सकते हैं, अगर टिकट कटने के डर से और एक टिकट कट गई हो, वो भले ही कैसे भी गए, लेकिन वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहकर उन्हीं के खिलाफ बोलने का काम कर रहे थे। और अब अगर वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए हैं तो ये चीज आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में गए तो बीजेपी के लोग भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई। अब ये खुलकर क्यों नहीं कह रहे कि हाँ जाने से फर्क पड़ा है? तो ये इस चीज का दोनों शब्दों का अलग अलग मतलब ना निकाले। अगर उनके आने से फायदा हुआ तो जाने से निश्चित तौर पर उनका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो ये चीज इनको स्वीकार करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि कभी भी आदमी की गलती कोई अगर हो जाती है तो उसकी स्वीकार करे। अगर जीत अगर नहीं होती है तो जीत को स्वीकार करे, हार अगर होती है तो हार को स्वीकार करे। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो साथी है उनका एक चीज है, अगर अच्छा उनके लिए है तो उसको स्वीकार करते हैं, बुरा होता है तो उसको नकारते हैं। आज कोई भी दल है, आज निश्चित तौर पर मैं इंडियन नेशनल दल की बात करूंगा, अगर हमारी पार्टी में भी कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी को भी बल मिलेगा। और अगर हमारी पार्टी से कोई व्यक्ति छोड़कर जाता है तो हमारी दम कमजोर होगी। आज बीजेपी निश्चित तौर पर और भी ज्यादा कमजोर होने की स्थिति में आएगी जब तक इनकी जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगा, इनका जो लोकसभा की टिकटों की जो घोषणा हो जाएगी और जो चुनाव घोषित हो जाएंगे तो उसके बाद देखना बहुत से लोग इसके छोड़ के जाएंगे। उसके बाद ये क्या कहेंगे वो एक समय आने के बाद। ठीक है अनुराधा जी, ज्वाइनिंग हुई है और ज्वाइनिंग के बाद कांग्रेस बड़ी उत्साहित है क्योंकि ये हरियाणा से चलिए शुरुआत हुई है कि वहां उन्हें एक सिटिंग सांसद जो है वो छोड़ गया। भूपेंद्र गहलावत कह रहे हैं कि भाई ये उनको एक महीने बाद रियलाइज होगा कि उन्होंने कितना गलत कदम उठाया है। आप गठबंधन के साथी के तौर पर आप देख रहे हैं कि जो आपका दूसरा साथी है वो मजबूत हो रहा है? वरुण जी आवाज मिल रही है मेरी? जी आवाज मिल रही है। देखिए वरुण जी, डेफिनेटली जब कोई जनप्रतिनिधि या कोई मजबूत नेता किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है तो उसकी शक्ति बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गठबंधन के साथी के तौर पर हमें इस बात के लिए प्रसन्नता भी है, हम उनका स्वागत करते हैं, हमारी शक्ति बढ़ेगी ये हम मानते हैं। लेकिन मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब चुनाव आते हैं और जिन लोगों को सिर्फ चुनाव लड़ना होता है, जिनका मकसद सिर्फ चुनाव होता है, तो ये पार्टियां बदलना, पार्टी में आना जाना लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का जहां तक सवाल है, उसके पीछे जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरा भी बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और बहुत नजदीक से मैंने सब चीजों को देखा है, खुद मतलब बहुत महत्वपूर्ण पदों पे मैंने काम भी किया, तब मैंने महसूस किया है कि जब शक्ति और सरकार, जो सरकार की शक्ति है और जो संगठन की शक्ति है, उसका जो केंद्रीयकरण है वो भाजपा के अंदर हो गया है, जिसके कारण से जो बाकी नेता है, जो बाकी प्रमुख कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वो एक असंतोष उनके बीच में व्याप्त है। अब मजबूरी ये है क्योंकि सेंटर में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, कोई बोले या ना बोले, लेकिन ये सच्चाई है क्योंकि लोग आपस में सब बात भी करते हैं, घटनाक्रम भी सामने आते हैं, चाहे वो राव इंद्रजीत जी का हो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह का हो, चाहे अभी विजेंद्र सिंह जी का पार्टी का छोड़ देना हो, चाहे अनिल विज के मामले हो, ये सामने आते रहते हैं और आप और हम सब जानते हैं इन सब चीजों को। तो जो अंदरूनी असंतोष है वो भाजपा में व्याप्त हो चुका है और उसी का परिणाम है कि उन्होंने भाजपा को छोड़ा है। और ये कोई साधारण बात नहीं मानी जा सकती, किसी सांसद का इस तरह से पार्टी को छोड़ देना ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन डेफिनेटली गठबंधन की शक्ति बढ़ेगी और गठबंधन के साथी के नाते हम उनका स्वागत करते हैं, इसमें क्या। ठीक है भूपेंद्र जी, एक सांसद का पार्टी छोड़ देना ये साधारण बात नहीं है। गहलावत साहब जी, एक सांसद का पार्टी छोड़ देना साधारण बात नहीं है। देखिए, मैंने कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी भी बात सुनी और जो इनेलो के प्रवक्ता हैं मैंने उनकी भी बात सुनी। इनेलो के प्रवक्ता की तो शायद मजबूरी है क्योंकि उनको अभी लग रहा है कि कांग्रेस शायद एक सीट उनको भी एडजस्टमेंट कर ले। दूसरा, ढींगरा साहब ने कहा, मैं इनको याद दिला देता हूं कि 2009 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो किसने चौधरी वीरेंद्र सिंह को चुनाव हराने का काम किया था। और कांग्रेस से इनके जाने से और भी कमजोर होगी क्योंकि पहले से वहां दो गुट थे, SRK और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अब एक तीसरा गुट हो गया। और जब भी ये भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परेशान करने से ये आए थे। आपको ध्यान होगा कि जब इनको
बुला लिया था मंत्री बनाने के लिए, और किस तरह से जैसे खाने की थाली आगे रख कर उठा ली जाती है, उनके साथ वही हुआ था। और जब इन्होंने कितने उन पर आरोप लगाए थे, ये सब लोग जानते हैं। आज वो ग्रुप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ग्रुप भी यूं का यूं है, SRK का ग्रुप भी यूं का यूं है, और एक तीसरा ग्रुप खड़ा हो जाएगा। आपने भी खुद देखा कि जब उन्होंने ज्वाइन करी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कोई भी लोग वहां पर नहीं थे। आज भी हयात चर्चा है कि चाहे वो हिसार से चुनाव लड़े या सोनीपत से, सोनीपत की भी उनकी चर्चा है। सारे जितने वर्कर हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं लो ये भी आ गया, इसको जहां से टिकट देंगे इसकी जमानत जब्त होगी। और मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट तौर पर, रिजल्ट भी सामने आएगा कि ये पहली बार तो कांग्रेस से अगर एक होकर भी लड़ेंगे तब भी चुनाव हारेंगे, लेकिन हमारे को इनको हराने की जरूरत नहीं। इनके कांग्रेस में ही इतने अच्छे मित्र हैं, वो इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे, इसमें किसी किस्म की कोई शंका नहीं है। और जब चुनाव का नतीजा आएगा तो हम लोग फिर बैठेंगे। मैं ये लिख सकते हो आप, ये नहीं इसकी है कि किसी वो हारे में सूरत में ये जमानत बात नहीं आजकल बची। ये हो रही है कि एक लोकसभा का सांसद आपकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, आप उनकी अरे भैया आपको तो एक सीट का भी लालच है। मैं आप जब फैसला हो जाएगा ना 3-4 दिन के बाद, मैं आपकी भाषा ही देख लूंगा क्या बोलोगे आप। चलिए आपको लालच है थोड़ा सा। चलिए उसको देख लेते हैं। ढींगरा साहब भाई वो कह रहे हैं एक तो SRK गुट है, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है, अब एक और गुट बन जाएगा और पार्टी में फिर वही होगा जो चल रहा है। देखिए, भाजपा के कितने गुट हैं, जिनमें से एक गुट निकल गया अब शायद। एक अनिल विज गुट है, एक अरविंद शर्मा गुट है, एक राव इंद्रजीत गुट है, और एक खट्टर गुट है, और एक ये गुट था जो ये कह रहे हैं कि गुट हमारे पास ट्रांसफर हो गया। हमारे तो 2 ही है, इनके तो 4-5 चलिए आपके 2 हैं, आपने मान तो लिया। आप कह रहे हैं ना, आपके कहने से मान रहा हूँ। ये 6 ढींगरा साहब अच्छे आदमी इनके जो 6 मान ले। पहले ये तो मानने, ये 6 अरे भाई वो तो नहीं मान रहे, आपने आज माना तो सही इतने साल में। अरे मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि ये 2 गुट हो गए, 3 बन गए। इस गुट्टों गाटों की बात तो सारे मीडिया कर लेता है, बीजेपी वाले कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको गुट गिना रहा हूँ ना। ये अनिल विज गुट है, अरविंद शर्मा गुट है, राव इंद्रजीत गुट है, खट्टर गुट है, और एक और गुट जो बने हुए हैं, ये इनमें से कह रहे हैं जी एक गुट हमारा कम हो गया और वो गुट उधर चला गया, यही कहना चाह रहे हैं ये। तो आपके यहाँ गुट आ गया। गुट्टों को अपने को संभाले, ये अपने गुट्टों को संभाले। आपका तो तीसरा गुट हो गया। हमारे गुट्टों की आप चिंता न करें, अपना आप चिंता क्यों करते हो हमारे गुट की? हम तो चिंता तो हमको है, हमारे को सारे प्रदेश की चिंता है भाई। अच्छा सुनिए, वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ ही थे, पहले हमारे साथी रहे हैं, वो यहाँ पे मंत्री भी थे, हमारे साथ मंत्री रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री रही है उनके पास, अच्छे पदों पे रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी के प्रधान भी रहे हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। वो हमारे उनकी तो एक तरह से वीरेंद्र सिंह जी की घर वापसी है। ब्रजेंद्र सिंह जी पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह तो कोई गुट है ही नहीं, वो तो पहली बार जो MP से उधर से इधर आए हैं, और इधर आने का इनका नुकसान होगा फायदा होगा ये तो बता नहीं पा रहे, लेकिन हमारे गुट गिन रहे हैं। इनके गुट गिने ना अपने, फिर पता लगेगा घर में गुट है और क्या हो रहा है। तभी तो टिकट फाइनल नहीं हो पा रही कि सारे गुट आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, छुपा लो, मोदी जी भी छुपा ले, खट्टर साहब भी छुपा ले, आप भी छुपा लो, लेकिन गुट तो आप में बहुत सारे हैं ना, उन गुट्टों को संभालो आप। लेकिन हमारी चिंता ना करें, हम तो आपको ये बता रहा हूँ 10 की 10 सीटें आ रही हैं हमारी। इंडिया गठबंधन जीतेगा, मोदी हारेगा, ये बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है रजवंत, क्या कांग्रेस में एक और गुट बढ़ेगा या फिर एक सामान्य स्थिति है ये? रजवंत भाई का लेकिन आज के गुटों में कहीं ना कहीं मेरे को ये नजर आ रहा है कि उनको दिया जाता है जो दूसरे के गुटों की बातें हैं कर दी जाती है। ये लोग अपने आपने एक चीज कहा है कि बीजेपी वाले स्वीकार करते, अब वो स्वीकार अगर नहीं कर रहे तो फिर उसमें हमारी क्या कमी है? वो तो दिख रहा है ना, जनता को तो दिख रहा है। जब आप देखिए, जब होम और CM साहब के स्वीकार अगर नहीं मिल रहे, 2 महीने तक उन्होंने एक भी फाइल नहीं की, तो ये गुटबाजी नहीं है। हमारे दक्षिण हरियाणा की बात करें, राव इंद्रजीत सिंह, सुखा यादव, कैप्टन भूपेंद्र सिंह यादव जो कैबिनेट मंत्री थे, के बारे में भी बड़ी बातें चल रही थी, एक दूसरे को टास्क भी करते थे। वो गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी तो पार्टी है, लेकिन कुछ सहज स्वीकार लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो चीजों को स्वीकार नहीं करते। मैं एक बात कहता हूं कि जब तक ये सत्ता में है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन इनका चुनाव हो जाएगा या बेदखल हो जाएगा, आप देख
बीजेपी का नाम लेने वाले भी नहीं बोलेंगे। आज ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आज इनकी कहीं पर भी देखे कहते हैं कि हमारे दादा भी आरएसएस के थे, हमारे दादा भी आरएसएस के थे। एक समय ऐसा था बस 5 आदमी नहीं होते, इनके 2 रिक्शा पे झंडा लगा के 2 पीछे लगा के चलाते थे। और सत्ता जनता को बरगला कर सत्ता पे आते हैं, तो इस प्रकार की बातें करना ठीक नहीं है। वरुण जी, मेरा मानना यह है कोई भी आदमी एक तरीके से अगर चलता है तो निश्चित सफलता उसको जरूर मिलेगी। आज बीजेपी वाले सत्ता के नशे में किसी के बारे में भी कुछ कहते हैं, हमारे बारे में कुछ कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी मेहनत करना, हमारे फील्ड में अपना काम करना, जो जनता के ऊपर डिपेंड है, जनता के सामने हम जाएंगे, अपना उनको समझाएं कि हमें क्यों वोट दे। अगर जनता को अच्छा लगा हमारी बातों से, कहीं ना कहीं वो उनको अच्छी लगी, अगर उनको हमारी बात समझ नहीं आई तो हमें निश्चित तौर पर वोट। ठीक है, लेकिन बीजेपी अगर ये कहती है कि नहीं आपके तो कुछ भी नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है। अनुराधा जी, भाई मुझे बताएं, क्या हरियाणा की राजनीति में कुछ इक्वेशन बदलने जा रही है? वरुण जी, मैं बाकी साथियों की आवाज नहीं सुन पा रही थी, मैं आपको बता भी रही थी बार बार, इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं उसका सीधा जवाब मैं आपको दे देती हूँ। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जब चुनाव आता है तो इक्वेशंस तो बदलती ही रहती हैं, क्योंकि जैसे प्रत्याशी आएंगे उसके हिसाब से, जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे उसके हिसाब से, और जो राजनीतिक दलों में फेरबदल होता है, लोगों का आना जाना होता है, इक्वेशंस तो बदलती हैं। लेकिन मैं जितना मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो परिदृश्य है हरियाणा की राजनीति का वो बदलेगा। उसका कारण ये है कि इस समय जो हरियाणा सरकार है वो हरियाणा सरकार अपने किसी भी मापदंड पर पूरी नहीं उतरी है, पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि एक नपुंसक सरकार बनके हरियाणा सरकार रह गई है। किसी मामले को आप उठाकर देखिए, कहीं इनकी सक्षमता दिखाई नहीं देती और एक मनमाने तरीके से सरकार को चला के लोगों को दबोचा जा रहा है, लोगों की जुबान बंद करी जा रही है, लोग विवश हो रहे हैं आज। लेकिन जब चुनाव आता है तो वो व्यवस्था टूट जाती है, मतदाता वोट देता है और सरकार बदल जाती है। और जो अभी इनेलो के प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे लगता है शायद भाजपा के प्रवक्ता की बात का ही वो जवाब दे रहे थे। तो मैं कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि इस हरियाणा के अंदर 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के संसद में होते थे और एक रामविलास शर्मा एक विधायक हुआ करते थे। इसी हरियाणा के अंदर 17 और 22 सीट समझौते में लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा करती थी और 9 या 11 या 10 विधायक बन के आया करते थे। वो सारा समय हमने देखा है, हमने काम किया राजनीतिक क्षेत्र में, तो इन बातों में कुछ रखा नहीं है। जनता जनार्दन होती है, उसका फैसला ही सर्वोपरि होता है और उसका निर्णय ही सर्वोपरि होता है। और वो आने वाले चुनाव में आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से आज जनता त्रस्त है। आज जो बेसिक बरूनी अफसोस की बात यह है कि अमीर आदमी अमीर बनता जा रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके तो मुंह का निवाला भी छिन गया, उसके घर में तो रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करना तो बहुत दूर की बात है। तो जो मूलभूत आवश्यकता है आदमी की, जो जनता को जो चाहिए वो तो आज मिल नहीं पा रहा है। तो इस सब का जवाब जनता पार्टी को चुनाव में मिलेगा। ये बड़ी बड़ी बातें, मैं कहती हूँ राम मंदिर बनाया अच्छी बात है, आपने धारा 370 की अच्छी बात है, लेकिन क्या यही पर्याप्त है? क्या यही वायदे, क्या यही बात कह के जब भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगा था जनता से, वोट तो महंगाई के लिए भी मांगा था। सिलेंडर की बात को लेकर स्मृति ईरानी रोज नाटक किया करती थी जनधर मंतर पे, सिलेंडर और ये खाद्य पदार्थों की बात को देखिए, छोटी छोटी चीजों पे जीएसटी लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है। आदमी की 3 हिस्से कमाई तो टैक्स में जा रही है और वो सारा पैसा अमीरों की जेब में जा रहा है, तो गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? ठीक है भूपेंद्र भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा आने वाले चुनाव। ठीक है भूपेंद्र गहलावत जी, मुझे ये बताएं कि ये जो हुआ है, आप संभाल नहीं पाए अपने साथी को, एक ऐसा परिवार, मतलब चौधरी बीरेंद्र सिंह 52 साल का अनुभव और हरियाणा की राजनीति में जो उनका असर माना जाता है, क्या उस नुकसान का कोई आपको अंदाजा है? आपको लग रहा है कुछ नहीं फर्क पड़ता? गहलावत जी आवाज मिल रही है? भाई भूपेंद्र गहलावत जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तुरंत चेक कराएं। तब तक मैं ढींगरा साहब के पास चलता हूं। ढींगरा साहब, मुझे ये बताएं कि ये जिस 2014 में जैसा वो नाराज होकर गए थे, और तेवर तो उनके वो थे जब वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहे, बीजेपी में रहे, बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, तो उनको हैंडल कर लेंगे आप? नहीं, वो करीबन 10 साल जो है हमारे साथी रहे और 10 साल उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री भी संभाली और बहुत कुछ काम किया और प्रदेश के लिए भी बहुत काम किया।
हाँ, उनकी लास्ट में कोई नाराजगी रही होगी तब वो चले गए, कोई बात नहीं। उसमें क्या है कि दूसरी पार्टी भी देखनी चाहिए कि उसमें क्या रहता है। और वीरेंद्र सिंह जी ने पार्टी से ही तौबा कर ली। उन्होंने कहा जी ये पार्टी देखने से पहले तो इसको छोड़ना ही बेहतर है। उन्होंने तो पहले ही छोड़ दी थी, नहीं, ऐसा कहा, प्रधानमंत्री का बकायदा धन्यवाद किया उन्होंने भाई। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं छोड़ रहा हूं, अब मेरे बेटे को टिकट दे दी तो मैं छोड़ता हूं इस पार्टी को, तो छोड़ दी थी उन्होंने। और इंडिविजुअल किसानों के बीच में जाके बैठे थे 2 साल पहले। आप क्लिप निकाल के देखिए, वीरेंद्र सिंह जी किसानों के बीच में जा करके वहां उनके बीच में बैठे थे और सीधी शब्दों में ये कहा था कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। नहीं, गठबंधन भी तो उन्होंने कहा कि गठबंधन पे हमारी नहीं सुनी जा रही थी भाई। तो वो तो लगातार कह रहे हैं। और कल भी उन्होंने, ब्रजेंद्र सिंह ने भी ये बात कही कि हमने अक्टूबर 2023 में भी इनको चेताया था कि अगर आप जेजेपी के साथ समझौता रखेंगे तो हम छोड़ेंगे आपको। कहते तब छोड़िए, हमने इतनी देर टाइम भी दिया बीजेपी को, तब भी नहीं माने ये लोग। लेकिन चलो एनी हाउ, अभी आपने एक सीएए का मुद्दे की बात भी रखी थी बीच में, जो क्लिप आया था, तो आप ये देखिए, अमित शाह और मोदी जी की बात देखिए। तब ये कह रहे थे कि सीएए होना चाहिए, अमित शाह कह रहे थे, और मोदी जी कह रहे थे सीएए नहीं लागू होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आज सीएए वही लागू कर दिया। कब कह रहे थे सीएए लागू नहीं होगा? अमित शाह जिस समय लोकसभा के अंदर सीएए लाए थे, तो मोदी जी ने ये कहा था कि हम सीएए पे हमारा कोई विचार नहीं है। आप अरे भाई, वो तो राज्यसभा लोकसभा से पास हुआ, बकायदा वोटिंग हुई। वो कब पास हुआ था बताएं? दिसंबर 2019 में। 19 के बाद 24 आ गया, क्यों नहीं पास हुआ, क्यों नहीं लागू हुआ? भाई 2 साल तो इन्होंने कहा कोविड की वजह से नहीं हुआ। सर नहीं, जो सरकार ने कहा भाई, मैं तो बता रहा हूँ। मैं वरुण जी, आप चेक कीजिएगा, मोदी जी ने मना कर दिया था। अरे नहीं, ऐसा नहीं था। सीएए लागू नहीं होगा, जो संसद से पास हो गया, सीएए के हक में, जिसपे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। आप वरुण जी मेरे मुंह में डाल रहे हैं, आप चेक कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप भी चेक कर लीजिएगा। मैं भी चेक कर लूंगा, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, हो सकता है मैं भी गलत हूं। जो दोनों सदनों से पास हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। सर सुनो, मोदी जी के उस पर सदन का नेता पीछे हटे, ऐसा होता नहीं है। किसान आंदोलन का लागू हुआ, उसके बाद मोदी जी ने माफी मांग के वापस लिया, नहीं लिया? लिया ना। अभी कह रहे हैं हम फिर लागू कर देंगे। ये सारी चीजेें बीच में ही रहती है। मोदी, चलिए गहलावत जी, आवाज आ रही है आपको? कौन सा जिनका भूत को बाहर निकाल के ले आएंगे वो आवाज आ रही है, जरा बोलिए। देश की जनता को बाद में पता चलेगा। ये किसान आंदोलन के 3 काले कानून भी अभी एज इट इज पड़े हैं, अभी नहीं हो गए, वापस हो गए थे वो। रखा है सर, उन्होंने कहा हमने वापस ले लिए। ये भी कहा था सीएए वाला भी। सीए वाला आप चेक करना एक बार। गहलावत से बोलिए। मोदी जी की वर्डिंग बता रहा आपने क्या सवाल किया? मेरा ये मेरा सवाल यही था कि वो भाई सवाल ये था कि एक ऐसा नेता जिसका 52 साल का राजनीति का इतिहास रहा हो, उनके जाने से आप कहें हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? देखिए, मैं तो वरुण जी ये कहना चाहूंगा कि कभी भी बहुत बड़ा आदमी भी गलत कदम उठा लेता है और उसका रिजल्ट क्या होता है। रावण से शक्तिशाली आदमी तो कोई, ज्ञानी आदमी तो कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसने जब गलत डिसीजन लिया तो उसका भी क्या हाल हो गया। ये जो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनका बड़ा राजनीतिक परिवार है और वो उनको भी बहुत इसका तजर्बा है, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी, सियाने आदमी से भी कई बार गलत कदम उठ जाता है और उनको पछताना पड़ेगा। दूसरा, मेरी बहन जो आम आदमी पार्टी की बैठी है, ये क्या केंद्रीयकरण की बात करती है? इनका पार्टी का तो जब से बनी थी, संयोजक भी केजरीवाल, प्रधान भी केजरीवाल, और सारे स्टेटों का कोई भी मुख्यमंत्री वहां भी केजरीवाल, वहां का मुख्यमंत्री पीछे बैठता है, केजरीवाल आगे बैठता है। अरे भैया, जिसका अपना घर शीशे का, दूसरों के पत्थर नहीं बैठने चाहिए। थोड़ा सा अपनी गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए आप लोगों को। और मैं तो एक स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि 2019 में भी हम 10 की 10 सीटें जीते थे, अब भी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। इसमें किसी को कोई शक करने की जरूरत नहीं है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितनी कल्याणकारी योजनाएं हम लोग लेकर के आए हैं, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि उस पर भी विचार करें। हम आज हमारी प्रदेश में जितनी जनता सुखी है, आज हर आदमी का, पार्टी का आदमी हमारे साथ जुड़ने की बात करता है। मैं ये कहता हूँ, ये पॉलिटिकल आदमी तो अपने हिसाब से चले जाते हैं, लेकिन जो जनता है प्रदेश की और देश की जनता है, वो आदरणीय मोदी की नीतियों से और मनोहर लाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर पूरे देश की और हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ रही है। और इसमें कोई शक नहीं है
ये जो चुनाव होगा, हमारी पार्टी 400 की सीट लेकर के ठीक। एनडीए आएगा, इसमें किसी को कोई चलिए संकोच देखते करने हैं की सर जरूरत आने नहीं है। वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि कई नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत लोग इधर आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत लोग उधर जाएंगे। जो होगा सबके सामने होगा, उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।